अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी मुझे इरम ने मेरठ इंडिया से भेजी है। इंडिया के एक शहर है मेरठ, जहाँ की ये कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। इरम की एक कहानी मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ। उनकी ख़ानदान का, फैमिली का एक मशहूर और मारूफ वाक़या जो उनके पूरे ख़ानदान में मशहूर है, आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। इरम ने मुझे अपनी फैमिली का ये वाक़या सुनाने के बाद मुझसे 2 सवाल भी पूछे हैं जो आपके दिमाग में भी आएंगे। तो मैंने फ़ैसला यही किया है थर्सडे को, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक 3 दिन आप कहानी सुनते हैं और आगे मैंने आपसे कहा है कि मैं 5 दिन करने लगा हूँ, तो सिलसिला 5 दिन ही जाने लगा है स्टोरीज़ का इंशाल्लाह। तो थर्सडे को सेम टाइम 5 बजे पाकिस्तानी में, इंडिया में 5:30 होते हैं और पाकिस्तानी टाइम 5 बजे मैं कहानी आप लोगों के लिए लगाता हूँ। आप देखते हैं कहानी। तो थर्सडे को एक वीडियो आएगी जिसमें मैं इन्हीं दोनों सवालों का एंड में भी आपको मैं इस पर डिटेल से बताता हूँ और जवाब दूंगा जो इरम ने मुझसे पूछे अपनी कहानी, जो अभी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। और एक वाक़या पेश आया मेरे साथ कि जिन्नात क्या मेरी हॉरर स्टोरी को बैठ के सुनते हैं। पहले भी सुनते रहे हैं पाकिस्तान में जब था, और अभी यहाँ अमेरिका में भी क्या मेरे साथ बैठ के सुनते हैं। तो इसके ऊपर एक मज़ेदार किस्म की वीडियो है, मैं आप लोगों से कहूँगा जो आप हॉरर स्टोरी सुनने जा रहे हैं। थर्सडे को जो वीडियो आएगी 5 बजे, जुमेरात को 5 बजे सेम टाइम पे, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने आपसे सवाल भी पूछने हैं, कुछ आप लोगों की राय भी लेनी है लाइव के हवाले से कि लाइव का सिलसिला क्या हो, और 5 दिन स्टोरी, इस तरह की आप लोगों की ये स्टोरी है, आप लोगों की फरमाइश पे करता हूँ। तो इसलिए आप लोगों का उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। एंड तक उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एंड पे आप जब देखेंगे, क्योंकि जिन्नात के मुतल्लिक़ अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और जिन्नात के मुतालिक बहुत सारे सवालात आपके दिल में हैं, तो वो वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे जिन्नात के मुतालिक, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ, कुछ बातें एंड में आपसे डिस्कस करूँगा। मेरठ से इंडिया मेरठ से ये कहानी मुझे इरम ने भेजी है। वो कहते हैं ये कहानी है तकरीबन आज से 50-60 साल पुरानी। मेरे चचा दादा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मेरे दादा जब पैदा हुए थे, उनके माँ बाप हयात थे, जिंदा थे, लेकिन उनके जो चचा थे, यानी उनके बाप के भाई, उनके चचा, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मैंने गोद लेना है। उनको ऐसा प्यार आया दादा पे। अच्छा, यहां पे नाम उन्होंने कहा क्योंकि फर्जी रखने हैं, तो मैं यहां पे लफ्ज़ चचा और दादा ही कहूंगा, आप उसे समझ जाएंगे। चचा ने, नहीं चचा दादा कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए चचा का लफ्ज़ रखते हैं और दादा का नाम हम रख लेते हैं असलम कर देता हूं मैं, ठीक है। अभी जहन में आया, यही कर देते हैं। चचा ने असलम को देखा तो असलम ऐसा दिल को भा गया, वो मासूम सा बच्चा जिसने इस दुनिया में आंख खोली थी। उन्होंने कहा इसको मैंने लेना है। ऐसा मोहब्बतों का दौर था कि अपने लख्ते जिगर को, अपने बच्चे को, माँ ने भी, क्योंकि माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने लख्ते जिगर को उठा के किसी को देना, उन्होंने चचा को दे दिया। मेहरबान चचा का नाम रख लेते हैं, और इनका जो दादा है उसका नाम मैं असलम रख लेता हूं। मेहरबान जो थे, असल में वो अपने इलाके के एक इतने बड़े पहलवान थे, नामवर पहलवान, कि दूर दूर तक उनका नाम गूंजता था। उसको जवानी में ऐसा पहलवानी का शौक पड़ा कि ऐसे पहलवानी में आए। उनका ये कतन शौक नहीं था वो कि इंसानों से लड़ना चाह रहे थे, खाड़े में खड़े होके कबड्डी खेलना चाहते थे। असल में उनको वर्जिश का, कसरत का, कसरती जिस्म बनाने का बहुत शौक था। वो वक्त था जब जिम वगैरह तो नहीं होते थे, बस एक खाड़ा सा होता था, मट्टी को खोदा जाता था और उसके बीच में पहलवान उठक बैठक लगाते थे। 2 शौक थे उनके मेहरबान के। एक शौक था बहुत अच्छा खाना, और दूसरा शौक जिस्म को खूबसूरत बनाना, पहलवानी जिस्म बनाना।
जब उन्होंने पहलवानी शुरू की तो उनका जिस्म इतना खूबसूरत बनता गया और ऐसा पहलवान का ऐसा शरीरा जिस्म बनता गया कि देखने वाले उनके वजूद को देखते तो देखते ही रह जाते। अल्लाह ने शक्ल और सूरत ऐसी खूबसूरत मनमोहनी दी थी कि रंग गोरा चिट्टा था, ऐसा लगता था कि कोई अंग्रेज आ रहा है। कद भी 6 फुट से ज़्यादा था, 6.25 फुट उनका कद था। इंसान का 6.25 फुट कद हो, ऊपर से वो खाता हो, वर्जिश करता हो, वो कैसा खूबसूरत लगे कि रुकने वाले चलते चलते उनको रुक के देखते थे। और वो अपनी खुराक जो उन्होंने रखी थी, वो कहते हैं वो सुबह सुबह उठते 1 किलो देसी घी। हम लोग सोच भी नहीं सकते, आज देसी घी खाते हैं लोग, उनके पेट खराब हो जाते हैं। वो 1 किलो देसी घी उठाते और उसको सीधा मुंह से लगाते, देसी घी सारा पी जाते। ऐसे नहीं कि वो देसी को कुछ चम्मच से बैठ के खाते थे, वो देसी घी को मुंह से कटोरा लगाते और 1 किलो पूरा पी जाते। लेकिन वो जितनी वर्जिश करते थे उनको लगता नहीं उनको और खुराक की जरूरत है। अब जो शख्स वर्जिशी जिस्म बना रहा था, कसरती जिस्म बना रहा था, ये कैसे हो सकता कि कोई उसको चैलेंज ना करता। पहलवान तो उस वक्त और भी बहुत से थे, तो उनको एक दिन किसी ने चैलेंज कर दिया कि तू जिस्म बनाता रहता है, तू बड़ा अपने आप को पहलवान समझता है, आना जरा एक एक हाथ हो जाए। वो पहला दिन था जिंदगी का जब वो एक एक हाथ करने जा रहे थे। उसकी आंखों में देख के बोले, क्या कहा तूने, एक एक हाथ हो जाए? उसने कहा, हाँ मेहरबान, गुस्सा क्यों हो रहा है, डर गया क्या? एक एक हाथ होने को तो कहा है, तो उन्हें अपना एक हाथ उठा के पीछे रख लिया, कमर के पीछे। पहलवान बोला, मैं समझा नहीं। कहा, मैं तो एक एक हाथ लड़ूंगा। वो हैरान हुआ, क्या मतलब है इसका? उसने कहा, तूने कहा है ना एक एक हाथ हो जाए। वो तो जुमला अदा कर रहा था कि एक एक हाथ हो जाए, जिस तरह कहा जाता है आ जाओ ना जरा मुकाबला हो जाए, उसको कहते हैं एक एक हाथ हो जाए। तो उसने कहा, फिर एक एक हाथ लड़ते हैं, आओ मेरे सामने। पहलवान ने ही चैलेंज किया था, वो भी मेहरबान को, जिसने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, कबड्डी नहीं खेला था। ऐसा फिर मुकाबला हुआ, लोग इकट्ठे हो गए, तालियां बज गई, लो भी आज फिर मुकाबला भी हो जाए। वो जो पहलवान बना फिरता है, मेहरबान नाम है जिसका, हम भी तो देखें क्या ताकत है इसके अंदर, क्योंकि आज तक वो लड़ा नहीं था, सिवाय इसके कि वो 6.25 फुट का चौड़ा लंबा इंसान, बेहतरीन जिस्म का मालिक था। अखाड़े में क्या वो दोनों आमने सामने आए। उसने अपना एक हाथ पीछे किया और उस पहलवान से लड़ने के लिए जब वो आगे बढ़ा तो दुनिया ने पहली दफा देखा मेहरबान ने एक हाथ का इस्तेमाल करके उसको लताड़ दिया। इतनी जल्दी मैच हरा दिया उसको। पहलवान ने भी सोचा नहीं था कि इस वजूद के अंदर इतनी ताकत है कि मुझे एक हाथ से गिरा देगा। पहलवान तो ये सोच के आया था कि इसको दाव पेच कहाँ आते हैं, ताकत क्या होती है, इसको क्या पता, ये तो बस खाता है, लंबा चौड़ा है, पहलवान ही और चीज़ है। लेकिन वो नहीं समझ भी नहीं सकता था कि एक हाथ से मेरे साथ ऐसा करेगा। मेहरबान ने उसको एक हाथ से गिरा दिया। और उस दिन जो ताली बजी और लोगों ने कहा, आज एहसास हुआ मेहरबान कितना बड़ा ताकतवर पहलवान है। और बार उसके बाद सिलसिला ऐसा चल पड़ा। मेहरबान कहते थे कि यार मैंने इस तरह अपने वजूद को नहीं बनाया कि मैंने पहलवानी लड़ना है, लेकिन अब चैलेंज आने शुरू हो गए थे कि तूने उसको हरा दिया, तेरा क्या मतलब है, हम तुझे छोड़ देंगे, आना जरा तेरा पता लगे। इस तरह चैलेंज पे चैलेंज वो एक्सेप्ट करता गया मेहरबान, लेकिन हारा एक मैच भी नहीं, एक हाथ से ही लताड़ के रख देता। हाँ, उसकी खुराक में फर्क जरूर आ गया था। 1 से 2 किलो वो घी पीना शुरू हो गया, कहते हैं 2 से 3, 3 से 4, और आखिरी जिस पे आके वो रुका था वो 5-5 किलो देसी घी पी जाता था। सोचिए वो कैसा जिस्म होगा जो 5 किलो देसी घी को पी जाता था। 6.5 फुट 6.25 फुट का बंदा चौड़ा, और वो फिर खाड़े में ही लगा रहता। अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी उस पहलवानी से कि उसका नाम ऐसा बन पड़ा। जिस वक्त वो 5 किलो 5 केजी जब वो देसी घी पीता था, उस वक्त वो बहुत बड़ा पहलवान बन चुका था। इलाके में उसका बहुत बड़ा नाम हो गया था। मेहरबान एक ऐसा शख्स जो आज तक अपनी जिंदगी में कोई मुकाबला नहीं हारा था, सबको लताड़ के रख देता था, एक ही हाथ से लड़ता था और चुक्के मारता था। अभी तक कोई उसके मुकाबले का, दूर दूर से लोग आए थे, बड़ी दूर दूर तक उसका पैगाम पहुंचा था, उसका नाम गूंजा था कि एक ऐसा शख्स भी है जो लंबा चौड़ा है, किसी को नेड़े भी नहीं आने देता, एक हाथ से लताड़ देता है। बड़े बड़े पहलवान उससे लड़ने के लिए आए, लेकिन कोई उससे जीत ना सका। और यूं
मेहरबान का बहुत बड़ा नाम बन गया। वो चाहता नहीं था, कसरती जिस्म बनाना चाहता था, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा पहलवान बन गया था। कई मैच जीते थे। कहते हैं कि मेहरबान ने उस दौर में मेडल भी जीता था, उसको अवार्ड मिला था, मेडल हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया था। मैच खेलता रहा, वो जीतता रहा, वो एक जीतदार बंदा था। जिस वक्त उसका नाम था, दुनिया उससे कांपती थी, पहलवान उसके नाम से डरते थे और कहते थे नहीं यार उससे नहीं लड़ना। कई चैलेंज हो चुके थे, नॉर्मल मुकाबले भी हो चुके थे, लेकिन वो हर दफा फातेह करार पाया था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। उन दिनों लोगों की जो एंटरटेनमेंट होती थी, गांव के लोगों की, वो यही पहलवानी होती थी। वो पहलवानी को एंजॉय करते थे। और मेहरबान भी अपने इलाके का वो फख्र बन चुका था कि जो भी लोग अपने इलाके के मिलते उसको सलाम करते, उससे मोहब्बत करते, उससे प्यार करते। कोई अननोन भी होता वो भी उससे प्यार से इसलिए पेश आता था, वो जानता था कि ये मेरे कोई गांव का बंदा है और मुझे इज्जत दे रहा है, मुझे जानता है। मैं इसको नहीं जानता, दूर दराज का कोई है, क्योंकि दूर दूर तक उसका नाम गूंजता था, इसलिए वो कोई इसको प्यार करता, सलाम करता, अदब करता, तो वो भी आगे से प्यार करता, अदब से जवाब देता। जानता था कि अब लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे नाम से, मेहरबान से प्यार करते हैं। यहां तक कि उस दौर की बड़ी सवारी साइकिल कहलाती थी। मेहरबान ने साइकिल ले ली। मैच खेलते, कबड्डियां खेलते, वो बच्चा जो उन्होंने गोद लिया था, जिसको अपने भाई से उसने मांगा था, जिसका नाम असलम था, जो इरम है इनके, असलम जो असल में दादा थे, और जो मेहरबान था वो दादा का भी चचा था। तकरीबन ये उम्र असलम की 19 साल हो चुकी थी। मेहरबान उस बच्चे को रोज अखाड़े में लेके जाता और उसको वो दाव पेच सिखाता जो पहलवानी के दाव पेच होते। असलम भी बहुत खुश था कि जिसकी कस्टडी में वो पल रहा है, जिसकी सरपरस्ती में वो पल रहा है, जो अब उसका बाप की तरह है, उसका बाप की तरह जो उसको पाल रहा है, एक बहुत बड़ा नामवर पहलवान, वो भी शौक से सीखता। ऐसी ही एक सुबह उन्होंने दोनों ने जाना था साथ वाले गांव में, वहां पे मैच था। साइकिल निकाला, असलम को आगे बिठाया डंडे पे, साइकिल चला के दोनों दूसरे गांव पहुंच गए। वहां पे अपना मैच वैच खेला, मैच वैच खेल के शाम हो गई, बैठ गए, खाना शाना खाया। निकलते निकलते रात हो गई। मेहमान नवाज लोग थे, प्यार करने वाले लोग थे, वो आने नहीं देना चाह रहे थे कि रात यहीं रुके, सुबह चले जाइएगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमने आज कह के नहीं आए थे घर के हम रुकेंगे, वरना परेशान होंगे। हम कह के आते कि रात उधर रुकेंगे तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो टेलीफोन या कोई जरिया तो नहीं था कि घर कोई पैगाम पहुंचाए। तो वो लोग अभी रास्ता देख रहे होंगे, दरवाजे खुले होंगे हमारे, हमने वापस जाना है, तो इसलिए इजाज़त दीजिए। वहां से वो दोनों इजाज़त लेके रवाना हुए। वो जोरदार, वो मेहरबान, वो पहलवान साइकिल चला रहा था और आगे 19 साल का नौजवान असलम बैठा था। वो साइकिल चलाते चलाते तकरीबन आधे से भी रास्ता ज़्यादा, 70% रास्ता तय कर चुके थे। सिर्फ 30% रास्ता बाकी था अपने गांव में पहुंचने के लिए। अब वो जिस सड़क पे रात के उस पहर 11-12 बजे साइकिल चला के आ रहे थे, तो उस वक्त वो जो रोड सा था पुख्ता नहीं, एक कच्चा रोड था। ऐसा रोड जहां पे गधा गाड़ी गुजरने से एक चौड़ा रोड तो बन गया था, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, गधा गाड़ी वहां से गुजरती थी। एक चौड़ा रोड तो बन गया था, लेकिन कच्चा रोड था। लेकिन इतना चौड़ा था कि एक टाइम में गधा गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर सके, यानी सामने से भी आ रही है तो इधर से भी जा रही है तो इतना क्रॉसिंग हो सके, इतना चौड़ा रोड था, बहुत ज्यादा नहीं। हर तरफ रात की खामोशी थी। गांव में वैसे भी लोग 8 बजे 7:30 बजे तक सो जाते थे उन दिनों में। 7 मैक्सिमम, कोई बहुत लेट सोता था तो 8 बजे तक, वरना 7 बजे लोग सो जाते थे। सुबह 4 बजे वो उठ जाते थे। अब जब वो साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती, कहीं से गीदड़ के रोने की आवाज़ आती, कभी किसी जानवर की आवाज़ आती, लेकिन वो दिलेर शख्स
अपने साइकिल के साथ लालटेन लटकाए, क्योंकि घुप अंधेरा, वहाँ पे रोशनियाँ तो नहीं थी उन दिनों में, बिजली भी नहीं थी, और जिन रास्तों से वो आ रहे थे वो रास्ते बिजली के बगैर थे। ठीक है, हल्की हल्की चांदनी रात थी, लेकिन फिर भी ये लोग लालटेन अपना साथ लेके चलते थे। तो लालटेन साइकिल पे आगे लटकाए हैंडल के साथ, आहिस्ता से साइकिल चलाते हुए वो घर की तरफ रवाना थे। इर्द गिर्द से बागात भी आ जाते, खेत भी आ जाते, दरख्तों का झुंड भी आ जाता, लेकिन वो अपने रास्ते, अपने मंजिल की तरफ रवां दवां थे कि कानों ने एक शोर सा सुनना शुरू कर दिया। जिन चकड़क, जिन जिन चकड़क, जिन जिन चकड़क म्यूजिक बज रहा था, ढोल बज रहा था। असलम ने ऊपर देखा, अपने बाप की तरफ कहा, अब्बा लगता है कहीं शादी हो रही है। साइकिल चलाते हुए, जिसने आगे एक 19 साल के लड़के को भी बिठाया हुआ, उसका अपना वजन भी है, उस लड़के का भी साइकिल पे वजन है, उसको थक जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल फ्रेश था। बोला, हाँ आवाज़ तो मुझे भी आ रही है, ढोल की आवाज़ है, कहीं शादी हो रही है। वो जुंजू आगे बढ़ रहे थे, आवाज़ और करीब आती जा रही थी, वो और आगे बढ़ते जा रहे थे, आवाज़ और करीब आती जा रही थी, यहाँ तक कि अब वो इतने करीब पहुँच गए उस आवाज़ के कि उन्होंने देखा उसी ही रोड पे, जिस रोड पे वो साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, उसी ही रोड पे बारात है, किसी की शादी हो रही है, और उस बारात ने रास्ता रोका हुआ है, दूर दूर तक बारात ही बारात है। अब वो जब बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उन्होंने साइकिल को रोक दिया, आगे रास्ता ही नहीं था, बारात थी। वो दोनों बारात को देखना शुरू हो गए कि गांव में किसी की शादी हो रही है लेट नाइट, क्योंकि दूर दराज से भी गांव से बारात आती थी तो अक्सर लेट भी हो जाती थी, इसका मतलब है किसी की बारात है। अब वो जब तक रास्ता नहीं मिलता वो वहां से गुजर नहीं सकते थे। उन्होंने देखा उस बारात के अंदर लोगों ने जो लिबास पहन रखा था वो काफी अच्छे अच्छे लिबास थे, शक्लो सूरत थे वो किसी गांव के ही लोग लग रहे थे, क्योंकि गांव के लोगों के जो चेहरे होते थे ना वो गोरे होते थे ना वो काले होते थे, सांवले से भी थोड़ा सा साफ कलर, सांवला होता है कलर बिल्कुल सांवला, उससे थोड़ा सा साफ कलर, क्योंकि वो धूप में काम करने वाले जो गांव के लोग होते हैं उनका रंग धूप में काम कर करके थोड़ा सा सांवला हो जाता है, गंदमी कह लीजिए। तो शक्ल सूरत थे तो वो गांव के ही लोग थे जिनका चेहरे का रंग धूप की वजह से गंदमी सांवला सा हो चुका था, लेकिन लिबास जो जेबे तन कर रखे थे वो जर्क बर्क थे। लिबासों को देख के लगता था कि एक महंगे लिबास पहन रखे हैं, बहुत कम ऐसे लिबास देखने को मिलते थे, लेकिन उनके लिबास शानदार किस्म के थे। उन्हीं में से दो बुजुर्ग जिन्होंने पटके से पहन रखे थे, बड़े बड़े से शलवार कमीज पहन रखी थी, पाँव में खुस्से थे, शाल पे कंधे पे कपड़ा रखा हुआ था जो उस दौर में लोग रखते थे, शाल थी। वो दोनों बुजुर्ग आहिस्ता से चलते हुए उनके पास आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब वो दोनों रुके हुए थे, जब वो दोनों चल के उनके पास आए, सलाम किया, मजबूरन कहा वालेकुम अस्सलाम, तो वही दोनों बुजुर्ग जो चल के आए थे बोले, आप हमारे मेहमान हैं, आप कुदरती पहुंच गए हैं, हम आपको दावत देने आए हैं, आइए हमारी शादी को ज्वाइन कीजिए, हमारी शादी में शिरकत कीजिए, हमारी खुशी का दिन है, हमारी खुशी में शामिल हो जाइए। मेहरबान समझ गया कि पास की कोई पिंड की शादी है, लेट हो गए हैं और उन्होंने हमें देखा है, या तो मुझे पहचान लिया है, या उन दिनों में प्यार ही इतना था, मेहमान नवाजी इतनी थी कि वो एक दूसरे को अपनी शादी में लाजमी शिरकत की दावत देते थे। कोई अजनबी भी आ जाता था तो उसको कहते थे नहीं अब आप आ गए हैं, शादी में शिरकत कीजिए, खाना खाइए, उसके बाद जाइएगा। और उनका स्टाइल मोहब्बत से जिस तरह दावत देने का था, इन्होंने पहले वैसे कहा नहीं 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 मेहरबानी कोई बात नहीं है, बस हमें इजाज़त दीजिए, हमने घर जाना है, जिस तरह एक कहा जाता है फॉर्मेलिटी में नहीं, वैसे अमूमन लोग मुरव्वत में कहते हैं कि नहीं जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कहा लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा नहीं 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 हम आपको दिल से कह रहे हैं, प्लीज़ हम आपको नहीं जाने देंगे, उतरिए नीचे उतरिए, आइए शादी को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, हमारी शादी में शिरकत कीजिए, थोड़ा सा खाइए पिए, फिर आप चले जाइएगा। मेहरबान समझ गया कि वो ये ऐसे नहीं जाने देंगे, मोहब्बत वाले लोग हैं, उतरना पड़ेगा। उसने इशारा किया उठो उतरो। असलम नीचे उतरा। अब वो दोनों
चलना शुरू हो गए। मेहरबान ने साइकिल चलते हुए साइड पे पकड़ा हुआ था और असलम साथ चल रहा था। वो उन दोनों बुजुर्ग उनको लेके बारात के करीब गए तो कहा रास्ता दो भाई, रास्ता दो। वो जो एक शोर सा था, ढोल सा बज रहा था, उनसे रास्ता मांगते गए और इन दोनों के लिए रास्ता बनाया गया। रास्ता बनाते बनाते ये काफ़ी आगे चले गए। यहाँ पे इनकी निगाह पड़ी, सामने शामियाने लगे हुए थे साइड पे ही। वो इन दोनों को लेके शामियाने के अंदर चले गए। शामियाने के बाहर ही इनके साइकिल को खड़ा कर दिया गया और इन दोनों को कहा आइए प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अमूमन जब शामियाने लगाए जाते थे गांव के अंदर नीचे बैठने का सिस्टम होता था, मेज़ कुर्सी वाला सिस्टम नहीं होता था जो आजकल होता है। नीचे बिठा के सारे बैठे होते थे। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो लालटेन सारे अंदर लटके हुए थे। अंदर इतनी रोशनी हुई हुई थी कि जर्क बर्क भड़कीले नफीस किस्म के महंगे किस्म के लिबास पहने हुए औरतें, मर्द, बच्चे उनको नजर आ गए। लेकिन उनके लिबास सबके बहुत अच्छे थे और ये किसी गांव के ही लोग थे। उनके चेहरों से लगता था कि करीब के किसी गांव के या इसी गांव में जहां पे से वो गुजर रहे हैं इसी गांव के लोग हैं। वो दोनों नीचे बैठ गए। वो इनके सामने एक थाल लेके आए, उसके अंदर मिठाई रखी हुई थी। उन्होंने वो थाल उनके सामने रख दिया कि प्लीज आप मिठाई खाइए। मेहरबान ने और असलम ने मिठाई का गुलाब जामुन उठाया, खाया तो इतना मज़ेदार। वो कहते हैं कि हमने यूं ही खाया तो हमारा हाथ नहीं रुक सका। इसके बावजूद कि हम खाना खा के आए थे, लेकिन क्योंकि साइकिल चलाई थी, मेहरबान को साइकिल चला के हज़म हो गया था, लेकिन वो टेस्टी इतना था। असलम कहता है मुझे भूख नहीं थी, मैंने भी फिर खाना शुरू किया। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो जो मिठाई की चीज़ें थी हम दोनों खाते गए यहाँ तक कि हमने थाल पूरा ख़त्म कर दिया। वो इतना मज़ेदार थी मिठाई, इतना मज़ेदार थी कि सारा थाल हम खा गए। उसी लम्हे उनमें से एक बंदा, वो जो दो बुजुर्ग आए थे, फिर उनके पास आया और कहा ये और मिठाई लीजिए। उन्होंने देख लिया था थाल ख़त्म हो गया है। उन्होंने उनके सामने एक और मिठाई का थाल रख दिया और जैसे ही वापस मुड़ा तो कुछ लोग वहीं पे बाहर से जो नाच रहे थे अंदर आ गए और एक दो बंदों को हाथ पकड़ के उठाना शुरू कर दिया कि यार नाचो। तो उनमें से भी कुछ लोग उठ के नाचना शुरू हो गए जो बैठे हुए थे। अब देखते ही देखते उन्होंने इतने लोगों के हाथ पकड़ लिए कि तकरीबन कहते हैं 15 से 20 लोगों के उन्होंने हाथ पकड़ लिए। अब वो काफ़ी बड़ा शामियाना था, काफ़ी बड़ी जगह पे वो लगाया गया था और दरमियान में जगह खाली थी। अब 15-20 लोग जो खड़े हो गए थे, वो 20 के करीब, अब बिल्कुल दरमियान में औरतें, मर्द, बच्चे सारे बूढ़े बैठे हुए दरमियान में। अब वो नाच रहे थे कि वहीं पे एक छोटा बच्चा भागते भागते इन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। उस बच्चे को देखा, उसने बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए थे। वो गांव का छोटा सा बच्चा था। असलम उसको अभी बैठा देख ही रहा था कि असलम ने जैसे नीचे देखा तो उसको झटका लगा। उसने पाँव की तरफ देखा और साथ ही ऊपर उसके मुंह की तरफ देखा तो उसके पूरे वजूद के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई, एक कपकपाहट सी आ गई कि ये मेरी आंखों का धोखा है या क्या हुआ है। उसने फिर से नीचे देखा और फिर से ऊपर देखा दूसरी दफा। कोई तब्दीली नहीं आई थी। बच्चे के पाँव अभी भी उल्टे थे। मासूम बच्चा जो सामने खड़ा था उसके पांव उल्टे थे। उसने फिर तीसरी दफा गौर से पांव को देखा। मैं ख्वाब देख रहा हूं या कोई हकीकत है या क्या है, मेरी आंखों का धोखा। उसके पांव उल्टे थे। उसने फिर बच्चे की मुंह की तरफ देखा तो बच्चा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन, स्पॉट चेहरे के साथ, सीरियस चेहरे के साथ उनको खड़ा ऐसे घूर रहा है जैसे देख रहा हो कि तुम कौन हो। ऐसे जैसे इंसान किसी जिन को देख के अजीब सा हो जाता है, खौफजदा हो जाता है, डर जाता है। वो बच्चा शायद इंसानों को देख के ऐसा हुआ था कि ये क्या मखलूक है। कि असलम ने डरते डरते मुंह अपने अब्बा की तरफ, मेहरबान की तरफ किया कि उनको बता सकूं। उसकी दिल की धड़कन तेज़ थी, वजूद कांप रहा था कि अब्बा के बता सकूं। अब्बा बच्चे को देखो, उसके पाँव उल्टे हैं। उसने अब्बा की तरफ देखा तो उसने देखा बाप दूसरी तरफ देख रहा है। जिस तरफ बाप देख रहा था उसने उस तरफ गर्दन मोड़ी तो उसने देखा बाप उन नाचने वालों के पाँव को देख रहा है। तभी उसकी निगाह पड़ी, वो जितने भी 15-20 लोग नाच रहे थे सबके पाँव उल्टे थे। तब
उसको अंदाज़ा हुआ कि वो अपने अब्बा को जो बताने लगा था कि बच्चे के पाँव उल्टे हैं, और उसने अब्बा की आंखों का पीछा करते हुए देखा था कि अब्बा भी उन लोगों को पहले से देख रहा था जो नाच रहे थे, सबके पाँव उल्टे थे और वो नाच रहे थे। तभी उसके अब्बा ने गर्दन असलम की तरफ मोड़ी और बच्चा उसी लम्हे वापस चला गया और उसने इशारे में आंखों से कह दिया कि तुम्हारी आंखों ने कुछ नहीं देखा। उसने उंगली होंठों पे इस तरह रखी और आंखों की तरफ उंगली करके कहा कि तुमने कुछ नहीं देखा, और हल्का सा बोल दिया तुमने कुछ भी नहीं देखा। और उसी लम्हे एक बंदा सीधा आ गया इनकी तरफ और आके हाथ आगे बढ़ाया, दोनों की तरफ एक एक हाथ बढ़ाया कि आओ तुम भी नाचो। असलम जिसकी हालत पहले ही ख़राब हो चुकी थी, उसने फ़ौरन अपने अब्बा मेहरबान की तरफ देखा तो मेहरबान ने कहा नहीं आप, हम कहीं से आ रहे हैं, हमारी हालत बहुत ख़राब है, हम थके हुए हैं, हम नाच नहीं सकते, हम आपकी खुशी में शामिल हो गए हैं, मेहरबानी कीजिए, हम इस हालत में नहीं है कि नाच सकें, हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, हम किसी और गाँव गए हुए थे और वहाँ से साइकिल चला के आए हैं बड़ी दूर से, वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं माजरत खाऊँ, मैं दिल से माजरत खाऊँ। इस तरह उनको कायल किया कि उस बंदे ने कहा अच्छा मजबूरी है, ठीक है, वो चले गए। और तभी वो बूढ़ा फिर से उनके करीब आया और बोला आप लोगों ने मिठाई नहीं खाई? क्या आपको हमारी मिठाई पसंद नहीं आई? असलम को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मेहरबान सियाना बयाना पहलवान था अपने दौर का, बोला नहीं 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 हमें बहुत पसंद आई, हम तो पूरा एक थाल खा गए हैं, हम खा रहे हैं। उन्हें फिर भी खाना शुरू कर दिया और उसी वक्त कन अखियों से यानी ऐसी आंखें करके उन्होंने उस बूढ़े के पाँव की तरफ देखा। उस बूढ़े के पाँव में अभी भी खुस्से थे लेकिन पाँव उसके भी उल्टे हो चुके थे। जब उनको लेने के लिए आए थे जर्क बर्क लिबास में देखा था, खुस्से की तरफ देखा था जिसको पाँव में पहना था, उस वक्त तो सीधे थे, अब उसके पाँव भी उल्टे थे। वो मिठाई खाना शुरू हो गए, थोड़ी सी खाई, अब उनसे मिठाई नहीं खाई जा रही थी कि वो अब इंतज़ार में थे कि कोई आए और उनसे इजाज़त मांगे। तो वो बूढ़ा फिर से उनके पास आया और बोले अब हमें इजाज़त दीजिए, ये हम मिठाई नहीं खा सके, जो बच गई हम साथ ले जाएंगे, कोई बात नहीं हम अपने साथ ले जाएंगे, हम ज़्यादा नहीं खा पा रहे, मिठाई बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, हम अपने साथ ले जाएंगे, हमें घर पहुँचना है, हमारे घर वाले हमारा रास्ता देख रहे होंगे, प्लीज़ मेहरबानी कीजिए हमें जाने दीजिए, हमारे घर वाले परेशान होंगे। इस तरह की काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, मिठाई अपने घर वालों के लिए भी ले जाइए, रुकिए मैं मिठाई लेके आता हूँ। वो गए और एक पूरा टोकरा जो लकड़ी का बना हुआ था, तकरीबन कोई 5 किलो का टोकरा होगा, वो आके उनके सामने रख दिया कि ये लीजिए, घर वालों के लिए भी मिठाई लेके जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी शादी में शिरकत की, हमारी खुशी में शिरकत की, हम आपके ममनून हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा आइए आपको बाहर छोड़ दें। और दोनों बिल्कुल अंदर से तो घबराए हुए, हालतें बहुत ख़राब, मेहरबान की हालत शदीद ख़राब थी, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था और उसको भी तरीके से कह रहा था असलम को कि नॉर्मल रहो। वो चलते हुए शामियाने से बाहर आए, साइकिल उन्होंने अपनी स्टैंड से हटाई, अभी भी सब लोग उसी तरह, शादी हो रही है, अभी भी हर तरफ लालटेन है, अभी भी ढोल बज रहा है, अभी भी शामियाने के अंदर लोग नाच रहे हैं, बाहर भी नाच रहे हैं, शादी का समा है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन अब आया हो चुका है, जिनकी शादी है इन सब के पाँव उल्टे हैं, ये इंसान नहीं, ये जिन्नात हैं, ये जिन्नात की शादी हो रही है। उन्होंने अपना साइकिल लिया, टोकरा पीछे साइकिल के पीछे बांधा, असलम को आगे बिठाया और उन्होंने वहाँ से साइकिल चलानी शुरू की और घर की तरफ रवाना हुए। इस वक्त साइकिल चलाते वो जितनी ज़ोर से, जितनी ताकत से, जितनी तेज़ी से वो साइकिल चला सकते थे, वो साइकिल चलाते 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 घर पहुँचे। घर पहुँचते दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी। घर दाखिल होते ही उन्होंने टोकरा जल्दी से उठाया और उठा के एक अलमारी सी बनी हुई थी कपड़े के पीछे, उसने टोकरा वहाँ पे रखा और अपनी अपनी चारपाई पे जाके गिरे क्या कि बेहोश हो गए। सुबह घर वालों ने आके दोनों को जगाने की कोशिश की तो दोनों जाग रहे थे, आंखें दोनों की खुली थीं, लेकिन जब उनको नाम से पुकारा गया मेहरबान, असलम, तो आंखें खुली हुई थीं लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे। तो परेशान हो गए, बाजू से पकड़ के झंझोड़ा तो पता लगा बाजू इतने तप रहे हैं कि 104 105 बुखार है। सारे घर वाले जमा हो गए, शदीद परेशान हो गए। फौरन पानी पिलाया गया, भाग गया, हकीम को बुला के लाए, उनको नॉर्मल करने में लग गए। सारा दिन लग गया उनको नॉर्मल करने में। हकीम आए, उन्होंने पट्टियाँ की, बुखार का इलाज किया, सारा दिन बुखार में गुजरा। शाम को जाके कुछ तबीयत संभली, इस काबिल हुए कि बोल सकें, कुछ खा पी सकें। तो पूछा क्या हुआ? कहा बताता हूँ। मेहरबान ने कहा वो फलां जगह पे टोकरा पड़ा है, एक 5 किलो मिठाई का, वो लेके आओ।
घर वाले गए, उस कपड़े को हटाया तो पीछे एक टोकरा रखा हुआ था, लकड़ी का बना हुआ, ऊपर से बंद था 5 किलो का। उसको उठा के लाए, जैसे आके रखा, कहा क्या है इसमें, ये तो गंध है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है जैसे बदबू फैली हुई हो। उसको हटाया था तो वो मिठाई नहीं थी, उसके अंदर गंदगी थी, ऐसी गंदगी जो खुश्क सी हुई पड़ी थी और उसके अंदर से स्मेल आ रही थी जैसे कोई चीज गल सड़ के इंतहाई स्मेल वाली हो चुकी थी ऐसी। सारे घर वालों ने अपने अपने नाक रोक लिए कि ये क्या है, ये तो गंदगी है। उसको कहा हटाओ यहां से। और जब उन्होंने भी देख लिया गंदगी बन चुकी है तो फिर उन्होंने वाकया सुनाया घर वालों को कि कैसे रात हमने एक शादी अटेंड की है जो जिन्नात की शादी थी, जिनके पांव उल्टे थे। उन्होंने हमें मिठाई खिलाई थी जो इतनी मज़ेदार थी, हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाई। हम एक बड़ा ट्रे खा गए, दूसरा हमने इसलिए नहीं खा सके, हम डर गए थे उनके पाँव को देख के, वरना अगर हमें पता ना लगता, उनके पाँव ना देखते तो हम शायद दूसरा थाल भी खा जाते। फिर उन्होंने हमें ये 5 किलो मिठाई दी थी, हमने देखी थी ये मिठाई थी, लेकिन अब ये गंदगी बन चुकी है। कहते हैं 3 दिन उनको फिर बुखार रहा, पहले दिन शदीद था, दूसरे तीसरे दिन हल्का बुखार रहा, लेकिन वो ठीक रहे। लेकिन आज भी हमारे ख़ानदान में ये वाक़या मशहूर है। वो जो चाचा थे मेहरबान, 100 साल कहते हैं, इरम कहते हैं, उन्होंने अपनी उम्र गुजारी। दादा बहुत पहले फौत हो गए थे। मेहरबान ने 100 साल से भी ज़्यादा की उम्र पाई थी और आखिरी दिन तक, मरने से पहले तक वो अपने पाँव पे चलते थे, सहारे की ज़रूरत नहीं थी, उनकी कमर भी नहीं झुकी थी। 100 साल ऊपर होने के बावजूद वो खुद से चलते थे बगैर किसी सहारे के। और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए अभी कुछ अर्सा पहले। अब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि जिन्नात के क्या पांव उल्टे होते हैं। उस शादी में उन्होंने जिन जिन्नात को देखा उनके पांव उल्टे क्यों थे, और वो जो मिठाई उन्होंने खाई इतनी दुनिया की लजीज और बाद में गंदगी में क्यों तब्दील हो गई, ये उन्होंने मुझसे सवाल पूछा जो मैं एंड में आपको बताता हूँ। दूसरी उन्होंने कहानी भेजी है कि हम बहुत पहले, वो इरम कहती है, मैं उस वक्त 5 साल की थी, ये मेरी आंखों का वाकया है। हम जिस घर में रहते थे, ये बहुत बड़ा घर था, किराए का उस वक्त घर था। मालिक मकान के पास नीचे वाला पोर्शन था, इसके अंदर 3-4 कमरे थे, 3 बेडरूम थे, एक ड्राइंग रूम टाइप था, हॉल टाइप बड़ा सा कमरा था। उस वक्त ड्राइंग रूम तो नहीं होते थे, बड़ा हॉल नुमा कमरा होता था। और उसके साथ सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, उन सीढ़ियों से ऊपर जाएं तो वो पोर्शन हमारे पास था। 4 कमरे ऊपर थे, हम लोग ऊपर रहते थे, चाचा और हमारी फैमिली। नीचे वाला जो पोर्शन था उसके शुरू में जब आप दरवाज़ा खोल के जाते थे, एक बहुत बड़ा सहन आता था, सहन के बाद एक बरामदा आता था। उस बरामदे के एक साइड पे एक कमरा था जिसको आप ताला खोलें तो अंदर जाएं, उस कमरे के अंदर एक और कमरा था, यानी एक कमरा बना हुआ था, बिल्कुल उसके एंड पे एक दरवाज़ा लगा हुआ था। उस दरवाजे को खोलते थे तो एक और आप कमरे में दाखिल हो जाते थे, यानी एक कमरे के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा कमरा जिसका दरवाज़ा अंदर से ही था और आप उस कमरे के अंदर कमरा कहते हैं इसको। फिर साथ एक बड़ा सा हॉल था और साइड पे एक और कमरा था। इस घर का जो मालिक था उसने नीचे वाला पोर्शन अपने पास रखा हुआ था, उसने उसको लॉक ही रखा था। और जो ऊपर वाला पोर्शन था वो हमने किराए पे उनसे ले रखा था। इरम कहती है वाकया तो वो उस वक्त मैं सुना रही हूँ जिस वक्त मैं 5 साल की थी, लेकिन मेरी फैमिली ने कब से उनसे लिया हुआ था, कब से रह रहे थे, क्योंकि मुझे याद है कि मालिक मकान ने इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। वो नीचे रहता नहीं था, उसने अपने घर के सारे दरवाज़ों को ताले लगा रखे थे, बंद कर रखा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया उसने चाबियाँ हमें दे दी थी कि आप लोग भी नीचे जाना चाहें, कोई काम शाम हो, आए, कुछ सामान रखना चाहें तो आप रह सकते हैं, क्योंकि नीचे उसका घर खाली नहीं था, उसके अंदर उसका सारा सामान पड़ा हुआ था। सहन के बाद बरामदा, बरामदे के बाद लेफ्ट साइड पे जो कमरा था, कमरे के अंदर कमरा, उन दोनों कमरों में भी सामान पड़ा हुआ था। पहले कमरे का आप दरवाज़ा खोलें तो उसके अंदर पूरा कमरे का सामान इस तरह होता है, चारपाई, पेटी, वो सारी पड़ी थी। फिर दूसरे उसी के साथ एंड पे जो दरवाज़ा था उसको खोलें, उसके अंदर भी सामान पड़ा था, ऐसे हॉल में भी सारा सामान उसका पड़ा हुआ था। तो हम लोग अक्सर नीचे चले जाते थे, घर वाले भी जाते थे, कोई मेहमान आ जाए वहाँ बैठ जाते थे, कोई मेहमान आ जाए उनको रिहाइश देनी हो तो उनको नीचे ठहरा देते थे। तो इस तरह वक्त गुजर रहा था। लेकिन घर में एक बात मशहूर हुई थी कि इस घर के अंदर एक औरत नजर आती है, एक लड़की, एक ऐसी जवान लड़की देखी गई। उसको सरसरी तौर पे बता दिया गया कि एक लड़की है इस घर में, पता नहीं कौन है जो नजर आती है। उसके बारे में खुल के किसी ने भी नहीं बताया था।
और ये बात दादी ने बता रखी थी, सुनी हुई तकरीबन सब ने थी, देखा उसको कम लोगों ने था, लेकिन ये पता था। दादी कहती हैं बहुत बहादुर थी। वही दादा जिनकी मैंने कहानी सुनाई है, जिनका नाम असलम मैंने रखा, मेहरबान उनका चाचा था, वही असलम जो था उनकी बीवी दादी। असलम पहलवानी सीखता था अपने बाप से, तो वो दादी भी बहुत बहादुर थी, डरने वाली नहीं थी, बहुत बहादुर खातून थी। उन्होंने बता रखा था उनके साथ असल में कोई एक वाकया हुआ था, जो आगे उसकी कंटिन्यूटी ऐसी है इस कहानी की कि उनके साथ उन्होंने क्या वाकया हुआ था उन्होंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन जब एक वाकया हुआ तो फिर उनको बताना पड़ा। लेकिन उन्होंने इतना बता रखा था, यहाँ पे एक लड़की रहती है, अगर किसी को नजर आए तो डरने की जरूरत नहीं है। कैसी है लड़की, बस इतना बताया था कि वो काला लिबास पहन के रखती है और उसके बाल जो हैं शोल्डर तक हैं। अमूमन उस वक्त औरतों के बाल कंधों से नीचे होते थे, लंबे लंबे बाल रखने का रिवाज था, लेकिन वो जो लड़की थी क्योंकि उसके बाद शोल्डर तक थे, इसका मतलब उसने बालों को कटवाया हुआ था। गांव के अंदर उस वक्त में, पुराने दौरों में बाल कटवाने का रिवाज नहीं था, बहुत ही ज्यादा बुरा समझा जाता था, बाल कटवाने को बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन उस लड़की ने, दादी ने जिसको देखा था, काले लिबास पहने हुए, गोरी चिट्टी सी, खूबसूरत सी, उसके बाल शोल्डर तक थे, उसने बाल कटवाए हुए थे। तो सबके दिमाग में था कि ऐसे शायद कोई औरत होगी, दादी ने देखा है, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने है नहीं है, दादी का वहम है, ऐसी बात हुई और सब ने सुन ली। दादी ये कहती थी कि वो अक्सर नजर आती है, अगर किसी को नजर आए तो कोई परेशान ना हो। ऐसे वक्त गुजरा, फिर हम कहती हैं जो मेरे बड़े चचा हैं उनके एक दिन दोस्त आ गए मिलने के लिए, 4-5 दोस्त आ गए, उनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे। उनने कहा आजा यार बैठते हैं, नीचे ही बैठते हैं। उनको पता था कि नीचे वाला पोर्शन भी इनके पास है, अक्सर नीचे ही बैठते हैं। तो वो चाचू गए, ऊपर से चाबियां उठा कर लाए नीचे को खोलने के लिए, क्योंकि नीचे जितने भी कमरे थे सारे बंद थे। उन्होंने आके वो वाला कमरा जिसके बाहर ताला पड़ा हुआ था, जिसको खोलें तो उसके अंदर एक और कमरा था, जो अंदर एक कमरा था उसको ताला नहीं लगा हुआ था, उसको सिर्फ, ये तो आजकल ये वाले लाक हैं, पुराने वक्तों में क्योंकि मैं कहानी जब भी सुनाता हूँ इंग्लिश का लफ्ज़ बोलता हूँ, साथ ही उर्दू का भी बोलता हूँ, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग सुनते हैं, इंग्लिश वाले भी और कुछ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो मैं उर्दू में भी बोलता हूँ। इसलिए पिंड में रहने वाले लोगों को तो समझ आ जाएगा, उन्होंने देखा होगा उस वक्त एक जंजीर टाइप सा होता था, दरवाजे को बंद करने के लिए नीचे लटका होता था, उसको पकड़ के ऊपर वाली साइड पे बंद करते थे। आजकल कुंडी आई हुई है, जदीद कुंडी नहीं होती थी, वो एक जंजीर टाइप होती थी, लोहे की बड़ी मजबूत सी, उसको पकड़ के एक गोल सा लगा होता था, उसके अंदर से ऐसे फंसा देते थे और ताला लगा देते थे। बाहर को जो दरवाज़ा था उसको तो बाकायदा ताला लगा हुआ था, वो ताला खोलते थे और वो कुंडी नीचे उतारते थे। लेकिन जो अंदर वाला कमरा था उसको सिर्फ ताला नहीं लगा हुआ था, उसको सिर्फ वो जंजीर ऊपर लगी हुई थी। लेकिन साइड पे वो जो हॉल टाइप कमरा था उसका भी बाहर से लॉक था, और अंदर वाला जो उसके परली साइड पे कमरा था वो खुला हुआ था। वो कहते हैं हम नीचे आए और चाचू ने कहा कहाँ बैठना है, उन्होंने कहा यार यही कमरा खोल दो, अक्सर वो पहले भी आते थे, इसी कमरे को खोल दो, यहीं पे ही बैठते हैं। वही कमरा जिसके अंदर एक और कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था और उसको ताला नहीं लगा हुआ था, लेकिन जंजीर ऊपर लगी हुई थी। वो कहते हैं हम गए नीचे, जाके खेलना शुरू हो गए, कुछ देर बैठे रहे और इस तरह शरारत करते करते उनके दिमाग में ना एक शरारत आई। उन्होंने कहा यार एक दूसरे को इशारा किया, तो उनके चाचू को कहते हैं इसको जरा अंदर बंद करते हैं। चाचू ना उनको कहानियाँ सुनाते होते थे। चाचू अपने दोस्तों को बता भी चुके थे कि यार हमारे घर में पता नहीं, मेरी अम्मी दादी के मुताबिक उन्हें कहा था, अम्मी कहती हैं यहाँ पे कोई एक लड़की भी रहती है, ये है वो, इस तरह की वो कहानियाँ उनको भी सुनाते कहते कि देखा है ये है वो, और वो हंसते थे क्या हमें ये बहाने करता है और हमें डरा रहा है, बहाने नहीं, हमें डरा रहा है ये वो। उन बातों को नहीं मानते थे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, उनके नोटिस में कोई बात नहीं थी। तो उस दिन भी ऐसे बातें करते करते ऐसे कोई लड़की की बातशात हुई तो वो बातें करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा अच्छा यार तूने देखी? उन्होंने कहा यार मैंने तो नहीं देखी, अम्मी ने बताया है इस तरह है। अच्छा कैसी है? उन्होंने कहा मुझे क्या पता यार, मैं तो बताया, ऐसे बातें शातें होते रहे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार, तुम्हें हम बताते हैं, एक रुक हम तुम्हें बताते हैं। ऐसे बात करते करते 3 दोस्त 4-5 थे वो टोटल, 3-4 बाहर निकल गए। एक उसके साथ खड़ा होकर बातें करता रहा और उसने कहा 1 मिनट तू आंखें बंद कर, मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ। उसने आंखें बंद की, दोस्त थे खेल रहे थे, शरारत कर रहे, उसने आंखें बंद की, वो भी भाग के बाहर चला गया। बाहर जाके उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर वाला जो दरवाज़ा जिसको ताला खोल के वो अंदर गए थे वो उन्होंने वही दोबारा बंद कर दिया और
ताला नहीं लगाया, उसको ऊपर जंजीर फंसा दी। अब उस कमरे के अंदर उनके चचा, इरम कहती है मेरे चचा अकेले खड़े हुए और दरवाज़ा पीट रहे, यार ये क्या हरकत कर रहे हो, मुझे क्यों अंदर बंद कर दिया, तुम्हारा दिमाग ठीक है, ख़राब हो गया, तुम्हारा दिमाग क्या हो गया, पागल हो गए हो, दरवाज़ा खोलो। और दोस्त बाहर से कह के लगा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हमने तो तुम्हें आज लड़की के पास छोड़ दिया, आज वो लड़की तुमसे मिलने के लिए आएगी, तुम्हें बड़ा शौक है उस लड़की से मिलने का। ऐसे दोस्त शरारतें करे, उनको अंदर बंद कर दिया। वो काफ़ी देर ऐसे दरवाज़ा खटखटाते रहे और कहते रहे, यार खोल दो यार, तुम्हारी मेहरबानी, क्यों इस तरह कर रहे हो। दोस्त आगे हंसी जा रहे हैं, करते थे दोस्त इस तरह एक दूसरे के साथ शरारत। अब दोस्त बाहर हंस रहे हैं, चाचू कह कह के थक गए हैं, यार दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो शरारत से हंसे जा रही हैं कि एकदम से चाचू के कान में आवाज़ आई जैसे कोई पाँव में पाजेब पायल पहने चलता हुआ आ रहा है। दरवाज़ा मुसलसल खटखटाते हुए जब उनके कानों में एक पायल की आवाज़ सी आई तो हाथ ऐसे दरवाजे पे था और गर्दन मुड़नी शुरू हो गई। पीछे मुड़ के देखा तो वो दरवाज़ा जिसको ऊपर जंजीर लगा के बंद कर दिया गया था, उसके अंदर ताला नहीं था, वो उस कमरे के एंड पे जो दरवाज़ा था वो वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। और उस दरवाजे से एक लड़की जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे, उसके बाल कंधों तक थे और वो हसीनो जमील लड़की थी, इंतहाई हसीनो जमील। उसका चेहरा इतना वाइट था, इतना वाइट था, ऐसे लगता था जैसे उसके चेहरे में से रोशनी निकल रही हो, इतनी कोरा रंग, इतना वाइट रंग। उसके होंठ इतने लाल सुर्ख थे, यहाँ उसके गालों पे ऐसे लाली सी बह रही थी, ऐसे जैसे पिंक पिंक उसके गाल हों, पिंक उसके होंठ थे, बड़ी बड़ी आंखें, उसके बाल इसके यहाँ तक, इंतहाई हसीनो जमील, इतनी हसीनो जमील। वो कहता है मैंने ज़िंदगी में इससे पहले हसीनो जमील लड़की नहीं देखी। वो कह रहा है मैं दरवाज़ा पीट रहा हूँ और जब मैंने उसको देख लिया मुड़ के कि एक लड़की है और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया है, कैसे खुला मुझे नहीं पता, मैं तो दरवाज़ा पीटने में लगा था, दोस्तों को कहने में लगा था दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। वो अंदर दाखिल हो गई, दरवाज़ा कैसे खुला, मेरी पायल की पाजेब की आवाज़ की वजह से उसकी तरफ ध्यान गया। वो चलती चलती मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे हाथ पाँव फूल गए और मैं ज़ोर ज़ोर से कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो। अब मैं पीट नहीं रहा दरवाजे को और मेरी आवाज़ में खौफ आ गया है और बस खौफ के मारे एक हिस्ट्रियाई कैफियत है, एक ऐसी कैफियत जिसमें दिमाग माऊफ हो जाता है और बंदा ऐसे पागल जनूनी सा होकर कही जाता है दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, बस कही जा रहा है। और तभी वो कुछ देर मुझे खड़ी होकर देखती रही। उस कमरे के अंदर घुप अंधेरा नहीं था, दिन की रोशनी थी तो इधर उधर से रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी, लेकिन इतना उजाला भी नहीं था जैसे कोई बल्ब से उजाला किया जाता है, इतना था कि वो क्लियर उस लड़की को देख सकता था। क्योंकि अब बिजली का दौर आ गया था, अब लालटेन का दौर नहीं रहा था। बहुत पुरानी नहीं बात, इरम उस वक्त 5 साल की थी, तो वो कमरे के अंदर रोशनी जल रही थी, बाहर की रोशनी भी आ रही थी और कमरे की रोशनी भी जल रही थी। लेकिन जिस कमरे से वो दाखिल हुई थी वो कमरा घुप अंधेरे में पड़ा हुआ था, उसका सिर्फ दरवाज़ा खुला था। उसका जंजीर कैसे नीचे आया, उसकी आवाज़ क्यों नहीं आई, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ क्यों नहीं आई, उसको नहीं सुनाई दिया। वो कहते हैं जब वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हुई है तो उसी लम्हे मेरे कानों ने एक म्यूज़िक की आवाज़ सुनी है, एक गाने की आवाज़। कहते हैं मैं हैरान हो गया हूँ कि वो हमारे घर से, पीछे वाले घर से, साथ वाले घर से, किस घर से आवाज़ आ रही थी मुझे ये नहीं पता लगा, लेकिन एक आवाज़ थी, क्लियर एक गाना था, इंडियन फिल्म का गाना जिसके बोल थे मैंने उनसे कल कहा। कोई मूवी भी है, उनका नाम भी उन्होंने लिखा है, जिस देश में गंगा रहती है, ये मूवी का गाना था, मैंने उनसे कल कहा। इस गाने को कहते हैं मैंने क्लियर सुना और वो गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियर उस कमरे के अंदर आवाज़ आ रही थी, पीछे घर से आ रही थी, ऊपर से आ रही थी, कहाँ से मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियर आवाज़ थी कि मैंने देखा उस लड़की ने गाने के बोल जैसे ही सुने तो उसने थरकना शुरू कर दिया, उसके हाथ ऐसा ऐसा इस अंदाज में उठने शुरू हो गए जैसे कोई झूमना शुरू कर देता है। उसने अपनी गर्दन को ऐसा ऐसा घुमाना शुरू कर दिया, हाथ ऐसा ऐसा ऐसे घुमाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि करते करते उसने अपनी सर नीचे किया और उसने
थिरकना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। मैं उस कैफियत में, मैंने शुरू में उसको नाचते हुए, थिरकते हुए, उसको बाजू हिलाते हुए, झूमते हुए, ऐसी कैफियत तारी होते हुए, जैसे कोई गाने को सुनता है तो मस्त हो जाता है, उसके ऊपर कैफियत आ जाती है। वो उस गाने को सुनती गई, उस पर कैफियत तारी होती गई और नाचती गई, ऐसी नाचती गई, ऐसी मस्त होकर नाचती गई कि उसको कोई इधर उधर का होश ना रहा कि मैंने देखा कि वो नाचती जा रही है। और जब खाना ख़त्म हुआ तो वो नाचते 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 उसके हाथ ऐसे नीचे गिर गए और उसकी गर्दन नीचे को लड़क गई, ऐसे जैसे वो उदास हो गई हो, ऐसे जैसे वो गमगीन हो गई हो, ऐसे ऐसे जैसे उसको कोई दुख लग गया हो। उसकी गर्दन ऐसे लड़क गई, उसके हाथ ऐसे नीचे लड़क गए और ऐसे लटके हुए हाथों के साथ उसने गर्दन को मोड़ा और ऐसे जैसे इंसान कोई रिमोट कंट्रोल होता है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते 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 मेरी आंखों के सामने वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा धड़म करके खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर से किसी ने दरवाजे को बंद नहीं किया था, अंदर से किसी ने किया, कह रहा है मुझे कुछ नजर नहीं आया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। और उसी लम्हे मेरे मुंह से जो एक चीखें निकली जा रही थी, अब चीखें बंद हो चुकी थी। क्या हो चुका था मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। बाहर खड़े हुए दोस्तों को लगा काफ़ी देर हो गई है, पहले उसकी आवाज़ के अंदर घबराहट थी, फिर उसकी आवाज़ चीखने वाली हो गई थी। उसने दरवाज़ा पहले नॉक कर रहा था और हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मिन्नत समाजत कर रहा था, यार दरवाज़ा खोलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर उनको महसूस हुआ कि यार अब वो चीखे जा रहा है लेकिन दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा। जिस वक्त चीखे जा रहा था, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, उस वक्त उसकी आवाज़ के अंदर एक बेइंतहा खौफ भर गया था। और कुछ देर वो दरवाज़ा खोलो कहता रहा, लेकिन उसके बाद वो चुप सा हो गया। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया, यार उसकी आवाज़ नहीं आ रही, अंदर चुप हो गया, क्या हुआ है? उन्होंने कहा यार देखो कहीं बेहोश तो नहीं हो गया। उन्हें दरवाज़ा खोला तो वो खड़ा हुआ था ऐसे जैसे, उसकी आंखें तो खुली थीं लेकिन आंखें उसकी इतनी खौफ से खुली हुई थीं कि उसको देखते ही वो समझ गए कि ये इस वक्त नॉर्मल नहीं है, तो होश में लेकिन खड़े खड़े बेहोश है। ऐसा बेहोश जिसको कुछ होश नहीं है कि इधर उधर क्या हो रहा है, टिकटिकी बांधे सामने दरवाजे को देखे जा रहा है। सिर्फ इतना होश में है कि बेहोश होके गिरा नहीं है, बाकी खड़े खड़े बेहोश सा है। एक बेहोशी कहते हैं इंसान गिर पड़ता है, आंखें बंद हो जाती है। उसकी आंखें ज़रूर खुली थीं, वो बेहोश होकर गिरा नहीं था, सामने खड़ा हुआ था, देखे जा रहा था लेकिन होश हवास में नहीं था। उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बाहर लेके आए तो वो गिर सा गया ज़मीन में। और उसी लम्हे वो समझ गए इसकी हालत बेहतर नहीं है, डर चुका है, इसकी आंखें खुली हुई हैं। खौफ से आंखों की हालत को देख के वो भी डर गए, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू हो गए। तो ऊपर से घर वालों को जिसको आवाज़ गई वो भी सारे भाग भाग के नीचे आना शुरू हो गए। कहते हैं दादा नीचे आ गया, दादी नीचे आ गई, अब्बा नीचे आ गए, फलां फलां सारे नीचे आ गए। उसको होश लाने में कोशिश करने लगे, उसको पानी पिलाने लगे, होश लाने की कोशिश करते रहे। काफ़ी देर तक उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे। आखिर वो होश में आ गया, पानी शानी पिया, कोई बेहतर हुआ। तो घर वालों ने पूछा क्या हुआ था? फिर उसने बताया कि मैंने उस लड़की को देखा है। उन्होंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा अंदर। तो वो फिर घर वाले जो थे उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो दोस्त भी अंदर गए, घर वाले भी अंदर गए, पूरे कमरे को छान मारा, कमरा पूरा बंद था। सामने वाले दरवाजे को देखा, उसका ना सिर्फ दरवाज़ा बंद था बल्कि उसको बाहर से किसी ने वो जंजीर से बंद किया हुआ था। उन्होंने कहा तो दरवाज़ा जंजीर से बंद है। फिर भी उसको खोला, खोल के अंदर देखा, अंदर भी कोई भी नहीं था। दोनों कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। जब वो सारा बता चुका, दोस्त भी चले गए, उसको घर लेके ऊपर आ गए, तो तब दादी उस दिन घर वालों के सामने आके बैठी, उसके साथ ही थी। दादी पहली दफ़ा बोली तूने कैसा देखा उसको? घर वाले भी हैरान थे कि दादी ने देखा हुआ, दादी को पता, और दादी पूछ रही थी। उसने फिर बताना शुरू किया, दादी इस तरह के उसके कपड़े थे। आगे दादी ने बोला इस तरह की शलवार थी और इस तरह का कमीज़ था। उसने कहा हाँ दादी। उसने कहा जो उसके बाल थे बिल्कुल सीधे सीधे और यहाँ तक आ रहे थे। उसकी आंखें और खौफ से फट गई। हाँ बिल्कुल सीधे सीधे थे और यहाँ थे आते थे। उसने कहा उसका मुंह इस तरह का था, आंखें बड़ी बड़ी सी थी, होंठ उसके पिंक थे। उसने कहा हाँ पिंक होंठ थे, ये जगह भी उसकी पिंक थी। वो पूरा नक्शा जो खींचता जा रहा था, दादी भी उसको बताती जा रही थी। घर वाले हैरान थे, आधा वो बताता, आधा दादी बताती, आधा वो बताता, आधा दादी बताती, और सब हैरान हो गए। यकीन हो गया सबको कि इसने जो देखा है चचा ने बिल्कुल सही देखा है, क्योंकि दादी जो देख चुकी थी वही उसी को देख रहा था। घर वालों ने दादी से पूछा आप देख चुकी हैं? हम तो अंदर सारा देख आए थे, वो कहीं नहीं है। तब वो बोली मैं उसको देख चुकी हूं।
घरवालों ने कहा बताइए ना, आप कहती हैं अक्सर, हमने भी कभी आपसे पूछा नहीं, आपका वहम समझा, आज तो बच्चा डर गया, अब तो बताइए कौन है वो, कहाँ रहती है, कैसी है, आपने कैसे देखा उसको? तो दादी ने बताया एक रात या कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। अमूमन सब सो जाते हैं 7, 7:30 बजे। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल किया कि मैं उठ के चाय पीऊं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसे बेचैनी सी हो रही थी। रात को कभी मेरा चाय पीने को दिल नहीं किया। उस रात मेरा इतना दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था कि नहीं मुझे चाय पीनी है। मैंने क्योंकि आज रात को चाय नहीं पी थी, तो मैंने कहा चलो मैं चाय नहीं पीती, मैं दूध को थोड़ा सा गर्म करती हूँ, उसमें पत्ती डाल देती हूँ थोड़ी सी और दूध पी लेती हूँ। मैं किचन के अंदर गई, आधी रात का वक्त था और मैं किचन में जाके दूध गर्म करने लग गई। अभी मैंने दूध गर्म करना ही शुरू किया था कि मेरे कानों ने ऐसी आवाज़ सुनी, क्योंकि वो जो उनका किचन बना हुआ था बिल्कुल सीढ़ियों के पास था। ऐसी आवाज़ आई जैसे सीढ़ियों से कोई चलता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। मैं हैरान हो गई कि इस लम्हे रात को इस वक्त कौन है जो सीढ़ियों से ऊपर चलता हुआ आ रहा है। उसके पाँव के अंदर वो जो पायल या पाजेब थी उसकी आवाज़ थी। जब वो सीढ़ी पे कदम रखती थी तो वो छन 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 की आवाज़ थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो भी आ रहा है या आ रही है उसने पाँव में पायल पहन रखी है, और पायल अमूमन औरतें पहन रखी है। तो मेरे जहन में यही है ये तो कोई औरत है, लेकिन इस वक्त रात को कौन औरत है जो नीचे गई थी और नीचे से ऊपर आ रही है। तो मैं उसी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी। तभी मैंने देखा आखिरी सीढ़ी पे जिसने कदम रखा वो एक लड़की थी, बिल्कुल उसी हुलिये की जिस हुलिये की असलम ने देखी है। इंतहाई खूबसूरत सी लड़की, उसने काला लिबास पहन रखा था। और जब वो आखिरी सीढ़ी पे खड़ी हुई है तो उसने देखा मेरा मुंह उसी की तरफ है, तो वो चलती 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 फिर रुकी नहीं, आखिरी सीढ़ी पे चलती चलती मेरे सामने आके खड़ी हो गई है और मुझे देख रही है, गर्दन ऐसे घुमा घुमा के। पहले उसने अपनी गर्दन को लेफ्ट पे घुमाया है, मुझे इस तरह करके देखा है, फिर उसने अपनी गर्दन को राइट पे घुमाया है और मुझे इस तरह करके देखा है। और उसके बाल देख के हैरान हो रही हूँ। पर कटी वो लड़की जिसने अपने बाल कटवा रखे थे। हमारे पिंड में कहाँ कोई इस तरह बाल कटवाता है, ऐसे सीधे सीधे उसके बाल और कटे हुए, लेकिन बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके मुंह से ऐसा लगता था जैसे रोशनी निकल रही हो, इतनी कोरी, इतनी खूबसूरत लड़की। और जिस तरह मुझे देख रही थी मैं उसी लम्हे समझ गई कोई इंसान रात के टाइम कैसे ऊपर आ सकता है। और ऊपर से जिस तरह ये खड़ी देख रही है ये कोई लड़की नहीं है। कहती है मैंने उसकी खूबसूरती से, उसके रंग और रूप से, उसके बालों से अंदाज़ा लगा लिया था ये लड़की नहीं है। तभी मेरे दिल में आया कि नहीं ये लड़की नहीं है। और मुझे किसी ने कहा था, मुझे याद था कि जब भी किसी ऐसी मखलूक को देखो तो जो आग है फौरन उसके आगे कर लो, और जो भी आपको मंत्र याद हैं अपने वो पढ़ने शुरू कर दो। क्योंकि मैंने आग जलाई हुई थी, दूध गर्म कर रही थी, तो मेरे जहन में जैसे ये ख्याल आया तो वो बिल्कुल मेरे पास खड़ी, मुझे गर्दन घुमा घुमा के ऐसे गर्दन टेढ़ी कर करके मुझे देख रही थी। मैंने फौरी तौर पे हाथ बढ़ाया, एक जलती हुई लकड़ी उसके सामने की। जैसे एक जलती हुई लकड़ी उसके सामने की, वो एकदम से तेजी के साथ, जो आहिस्ता आहिस्ता चलती आई थी, एकदम से तेजी के साथ पीछे हट गई। और वो बात सच हुई, वो आग से डर गई थी। और जैसे ही वो आग से डरी है मैंने फौरन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया जो मुझे बताया गया था। जब भी किसी चुड़ैल को, किसी जिन को, किसी भूतनी को देखो तो ये आग आगे करो और मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। कहती है मैं डरी जरूर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं डरी कि मैं पागल हो जाती, जुनूनी हो जाती। मैं थोड़ी सी डरी, ये पता लग गया था ये इंसान नहीं है, कोई जिन्नी है। वो आग से डरने का मुझे मतलब ही समझ आ गया था ये इंसान नहीं है। लेकिन मैंने जैसे ही मंत्र पढ़ा, मैंने जैसे ही वो मंत्र पढ़ा, मेरी जुबान पे मंत्र आया, उसने अपने फौरन दोनों हाथ अपने कानों पे रख लिए, जैसे कह रही हो बंद करो इस मंत्र को। मुंह से बोली नहीं, लेकिन मुझे लगा वो मंत्र उसके कानों में जा रहा है तो उसको तकलीफ हो रही है। वो मंत्र पढ़ना उसके लिए इतना तकलीफ दे था। उसने कानों पर हाथ रखा और एकदम मुड़ी है, मैंने देखा तेजी के साथ वो पीछे उतर रही है, सीढ़ियों की तरफ जा रही है। कहती है मैं मंत्र पढ़ती पढ़ती मैंने भी वो आग जलाई हुई लकड़ी हाथ में पकड़ी और उसके पीछे तेजी से भागना शुरू कर दिया। मैं भी जल्दी से उसके पीछे सीढ़ियां उतरती गई, वो भी सीढ़ियां उतरती गई। और जब वो नीचे सीढ़ी उतर गई, मैं भी नीचे सीढ़ी उतर गई, तो मैंने देखा वो भागती हुई उसी कमरे के अंदर चली गई जिस कमरे को ताला लगा हुआ था। उसके दरवाजे के अंदर ऐसे चली गई कि मैंने देखा इंसान कभी भी किसी दरवाजे के आर पार नहीं जा सकता जब तक दरवाज़ा खुला ना हो। वो बंद दरवाजे के अंदर से ही आर पार चली गई।
फिर मुझे 100% यकीन हो गया कि वो जो उस दरवाज़े के अंदर जिस अंदाज में दाखिल हुई, अब रत्ती बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं थी कि ये इंसान नहीं थी, ये जिन्नात में से थी। क्योंकि मंतर से उसको तकलीफ हुई थी, उसने कानों पे हाथ रखा था, और जैसे ही वो दरवाजे के पास मेरी आंखों ने उसको देखा, वो जिस अंदाज में दरवाजे के अंदर चली गई थी, मैं समझ गई। कहती है फिर मैंने वहीं से उसको जब देख लिया वो अंदर चली गई है, मैं फिर भी खड़े होकर कुछ देर मंतर पढ़ती रही। फिर मैंने इधर उधर फूंका और आहिस्ता से फिर मैं ऊपर आई, लकड़ी मैंने अपनी जगह पे रखी, फिर वो जो मैंने दूध शूध बनाया था वो मैं बनाया और किचन में खड़ी रही, कहीं फिर तो वापस नहीं आती। लेकिन काफ़ी देर मैं खड़ी रही, मैंने वो चाय जो बना ली थी वो पी ली और कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। कुछ दिन मैं इंतज़ार में रही, शायद कुछ होता है, फिर आती है, लेकिन फिर मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मैंने आप लोगों को इशारों में कह दिया था कि इस तरह है, डरना नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं डरी थी, मुझे डर नहीं लगा था। तो मैंने आप लोगों से भी कह दिया डरना नहीं है। और उसको 1-2 दफ़ा मैंने फिर भी देखा था, लेकिन गुजरते हुए देखा था। फिर वो मेरे सामने नहीं आई। जब मैंने उसकी तरफ देखा था वो तेज़ी से जा रही थी, गुजर के। मैं समझ गई ये रहती है, मेरे अलावा अगर किसी को नज़र नहीं आ रही, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, अब मेरे सामने आने से भी कतराती है, भागती है, बस तेज़ी से इधर उधर गुजर जाती है। तो कोई बात नहीं, गुजरने दो। तो फिर मैं उसको गुजरने देती थी। मैंने भी किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोगों को इशारे में बता दिया था। अब इसको इसने देख लिया है, वही कमरा है आखिर वाला जिसके अंदर वो चली गई है, तो वहीं पर उसका बसेरा है। तो बस दिन को तो चला जाया करें, रात को वहां पे कोई ना जाए। कहते हैं काफ़ी अरसा हम उसी घर में रहे, और फिर उसके बाद जब ये वाक़या हो गया, उसके कुछ अरसे बाद घर वालों ने फैसला किया नहीं, अब इस घर में रहना मुश्किल है, सब बहुत ज़्यादा डरते हैं, नीचे वही कमरा है, अगर वहीं उस कमरे में भी उसका बसेरा है तो फिर हमारे लिए रात को सोना मुश्किल है। तो उसके बाद वो कहते हैं हमने वो घर चेंज कर दिया था, वो घर हमने छोड़ दिया था। ये कहानी थी जी जो इरम ने मुझे भेजी। अब उन्होंने 2 सवाल मुझसे पूछे। एक तो वो जो शादी के अंदर उन जिन्नात के पाँव उल्टे क्यों थे, उन्होंने जान के उल्टे रखे हुए थे, या जिन्नात के पाँव ही उल्टे होते हैं, और मिठाई बाद में गंदगी क्यों बन जाती है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा वो जो लड़की नजर आई थी उनको, वो गाने पे नाच क्यों रही थी, उसने गाने पे डांस क्यों किया, वो परकटी जो लड़की थी। तो मैं अब ये किया है जी, ये वाली जो दोनों सवाल हैं आपके, क्योंकि एक वीडियो भी है मेरे पास और के जिन्नात क्या ऑफ कैमरा स्टोरी, जिसको अब मैंने नया नाम हॉरर स्टोरी दिया है, हॉरर स्टोरी क्या जिन्नात सुनते हैं, और इसका वीडियो प्रूफ है मेरे पास, और ये वाले सवालों के जवाब, और जिन्नात के बहुत सारे राज, जिन्नात की मालूमात, ऐसे पोशीदा राज जिन्नात के जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें इन सवालों का जवाब भी होगा। एक और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि जिन्नात क्या हॉरर स्टोरी सुनते हैं, और इनके दोनों सवालों का जवाब भी, और जिन्नात की मालूमात भी। थर्सडे को सेम जब आपकी हॉरर स्टोरी आपको पाकिस्तानी टाइम 5 बजे, इंडिया के 5:30 बजे शाम को आपको देखने को मिलती है। तो थर्सडे को इंशाल्लाह एक वीडियो में डालने लगा हूँ, तो उसको आप सब लोगों ने ज़रूर देखना है। उनको बहुत मालूमाती वीडियो है आप लोगों के लिए, और उस वीडियो को डालने का मकसद है आपकी राय लेना, क्योंकि आगे मैं लाइव भी करने लगा हूँ। लाइव क्या हो, कैसे हो, ये सारी मालूमात, सारी बातें उस वीडियो के अंदर होंगी, तो इसलिए मुझे आपकी राय भी चाहिए आप लोगों के लिए। उसमें मैंने मटेरियल भी बड़ा ज़बरदस्त डाल दिया वीडियो की सूरत में, जो आपको देख के अच्छा लगेगा। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, और उस वीडियो को देख के उसके नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये थी आज की कहानी। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर जहाँ पे आपने कहानी भेजनी है, तरीका ये है, कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं, कहानी को वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। आप कहानी को लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने जो लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY, या आप कहानी भी उर्दू में लिख सकते हैं। आखिर में जब आप लव स्टोरी लिखते हैं, तो मैं जब भी कहानी को खोलता हूं तो पहले मेरी निगाह होती है ऊपर करके मैसेज के ऊपर कि कहीं स्टोरी लिखा हुआ है या कहानी लिखा हुआ है। जहां पे कहानी या स्टोरी होता है तो उसको मैं खोल के सुनता हूं। कहानी है तो नंबर दे के सेव कर लेता हूं, जब आपका नंबर आएगा तो उसको प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पर आपने कहानी को सेंड करना है, अगर आप स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पे आपने सेंड करना है प्लस जमा का निशान 923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।